स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निपुण भारत, जिसे प्रायः समाचारों में देखा जाता है, का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? ए, ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पहल। बी, एक सरकारी कार्यक्रम जिसका उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और अंकगणित कौशल को बढ़ाना है। सी, विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक डिजिटल मंच। डी, यह योजना भारत में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निपुण भारत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2021 में समझ के साथ पढ़ने और अंकगणित में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल शुरू की गई थी। मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल कर ले, जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य है। NEP 2020 में कहा गया है कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता शिक्षा और आजीवन सीखने की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रणाली नवीन शिक्षण पद्धतियों और शिक्षण विधियों को अपना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चा FLN प्राप्त कर सके, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक अनौपचारिक गठबंधन है जिसका उद्देश्य एक खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना है। 2, क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं शमन पैकेज, हरित शिपिंग गलियारों, स्वच्छ ऊर्जा सहयोग तथा जलवायु सूचना सेवाओं पर केंद्रित है। 3, हाल ही में सभी 4 सदस्य देशों द्वारा क्वाड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्वाड यह ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक अनौपचारिक कूटनीतिक गठबंधन है जिसका उद्देश्य एक खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना है, अतः कथन 1 सही है। क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन पैकेज, हरित शिपिंग कॉरिडोर, स्वच्छ ऊर्जा सहयोग तथा जलवायु सूचना सेवाओं पर केंद्रित है, अतः कथन 2 सही है। भारत की तरह अमेरिका का भी जापान एवं ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ मुक्त व्यापार समझौता है, लेकिन अभी तक कोई क्वाड FTA नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विश्व बैंक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 4 आय समूहों में वर्गीकृत करता है। निम्न, मध्यम, उच्च और उच्च आय वाले देश। 2, ये वर्गीकरण प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अद्यतन किए जाते हैं तथा ये गत वर्ष के मौजूदा अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर आधारित होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व बैंक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 4 आय समूहों में वर्गीकृत करता है। निम्न, मध्यम और उच्च आय वाले देश, अतः कथन 1 सही है। वर्गीकरण प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अपडेट किए जाते हैं और विगत वर्ष के मौजूदा USD में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर आधारित होते हैं, अतः कथन 2 सही है। GNI किसी देश के लोगों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल धनराशि है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन जैकपॉट अक्सर के संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है। ए, वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान एक गुप्त अभियान। बी, जम्मू और कश्मीर में भारत द्वारा चलाया गया आतंकवाद विरोधी अभियान। सी, यूरोपीय संघ के नेतृत्व में अपतटीय कर पनाहगारों पर वित्तीय कार्रवाई। डी, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक साइबर खुफिया पहल शुरू की गई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन जैकपॉट 15 मई 1971 को भारत ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगे मुक्ति वाहिनी सेनानियों की भर्ती, प्रशिक्षण, शस्त्र, उपकरण, आपूर्ति और सलाह देने के लिए ऑपरेशन जैकपॉट शुरू किया। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का फैसला किया। युद्ध 13 दिनों तक चला। इसके बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बीच एक लिखित समझौता लागू हुआ, जिससे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम समाप्त हो गया, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति से भिन्न होती है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यय और कराधान को मापता है। कथन 2, मौद्रिक नीति का निर्माण और प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की समग्र मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों का एक समूह है। मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति से भिन्न होती है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यय और कराधान को मापता है, अतः कथन 1 सही है। मौद्रिक नीति का निर्माण और प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की समग्र मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करती है, जबकि अन्य निर्णय आरबीआई द्वारा लिए जाते हैं, अतः विकल्प बी सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, बर्मी पाइथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह दुनिया की सबसे बड़ी सांप प्रजातियों में से एक है। 2, यह घास के मैदानों, दलदलों, गीली चट्टानी क्षेत्रों, गुफाओं, वनों, वर्षा वनों, मैंग्रोव जंगलों, नदी घाटियों और खुले मैदानों वाले जंगलों में रहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बर्मीज अजगर ठेकेदारों द्वारा एकत्रित बड़ी मात्रा में डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण किया है। इससे सरीसृपों को सबसे अधिक कुशलता से हटाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। अब जानते हैं बर्मी पाइथन के बारे में। यह दुनिया की सबसे बड़ी सांप प्रजातियों में से एक है, अतः कथन 1 सही है। यह 20 फीट तक बढ़ सकता है और इसका वजन 250 पाउंड से ज्यादा होता है। बता दें कि मादाएं नर से बड़ी होती हैं। यह एक गैर विषैला, एकांतवासी तथा मुख्यतः रात्रिचर वनवासी सांप है। बर्मीज अजगर अपना ज्यादातर समय झाड़ियों में छिपकर बिताते हैं और आमतौर पर शिकार करते समय या खतरे में पड़ने पर ही आगे बढ़ते हैं। गौरतलब है कि 2009 तक इसे पाइथन मोलुरस की उपप्रजाति माना जाता था, लेकिन अब इसे एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई है। यह घास के मैदानों, दलदलों, गीले चट्टानी क्षेत्रों, गुफाओं, वनों, वर्षा वनों, मैंग्रोव जंगलों, नदी घाटियों और खुले मैदानों वाले जंगलों में रहते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी है जो मुख्यतः गायों और भैंसों को प्रभावित करती है। 2, यह बीमारी पॉक्सविरिडे परिवार के वायरस के कारण होती है। 3, यह बीमारी कीटो जैसे मच्छर और मक्खियों के माध्यम से फैलती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत बायोटेक समूह की कंपनी बायोवेट प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर लंपी स्किन डिजीज के लिए एक वैक्सीन विकसित की है। बता दें कि इस वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अब जानते हैं लंपी स्किन डिजीज के बारे में। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी है जो मुख्यतः गायों और भैंसों को प्रभावित करती है, अतः कथन 1 सही है। यह बीमारी पॉक्सविरिडे परिवार के वायरस के कारण होती है, अतः कथन 2 सही है। लंपी स्किन डिजीज के लक्षणों में त्वचा पर गांठें, बुखार और दूध उत्पादन में कमी शामिल है। यह बीमारी कीटो जैसे मच्छर और मक्खियों के माध्यम से फैलती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जारी किया है। 2, इस सूचकांक में भारत 38 अंकों के साथ 93वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 पायदान नीचे है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जारी किया है, अतः कथन 1 सही है। इस सूचकांक में भारत 38 अंकों के साथ 93वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 पायदान नीचे है, अतः कथन 2 सही है। बता दें कि यह सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कथित स्तरों का मूल्यांकन करता है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति के बारे में, इसमें पाकिस्तान 135वें स्थान पर, श्रीलंका 121वें स्थान पर, बांग्लादेश 149वें स्थान पर है। वहीं चीन 42 अंकों के साथ 76वें स्थान पर है, जो भारत से बेहतर स्थिति में है। बता दें कि सूचकांक में डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश है और इसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान है। यह सूचकांक दर्शाता है कि इन देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का स्तर बहुत कम है और शासन व्यवस्था मजबूत है।
अगला प्रश्न है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक वायरस के कारण होता है। 2. यह रोग मच्छरों के काटने से संचरित होता है। 3. यह लसिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है जिससे शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लिम्फेटिक फाइलेरिया लसिका वाहिकाओं में पाए जाने वाले राउंड वॉर्म परजीवी के कारण होता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। कृमियों के मुख्य प्रकार हैं वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी 90% मामलों का प्रमुख कारक, ब्रूगिया मलय, ब्रूगिया टिमोरी। यह रोग मच्छरों के काटने से संचरित होता है, अतः कथन 2 सही है। जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह छोटे लार्वा का अंतर्वेशन कर देता है। बाद में जब वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो यह परजीवियों को उसके रक्त प्रवाह में पहुंचा देता है, जिससे संक्रमण होता है। यह लसिका प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शरीर के अंगों मुख्य रूप से पैर, हाथ और जननांग में सूजन आ जाती है, जिससे दर्द और दिव्यांगता की स्थितियां उत्पन्न होती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, समाचारों में चर्चित नई दिल्ली मेटैला बीटा लैक्टामेज 1 को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ए. यह टीका प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु से लड़ने के लिए विकसित किया गया है। बी. यह एक एंजाइम है जो जीवाणु को अनेक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। सी. यह एक प्रकार का जीवाणु है जो गंभीर श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। डी. यह केवल वायरस में पाया जाने वाला जीन है जो उनकी प्रतिकृति में वृद्धि करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नई दिल्ली मेटैला बीटा लैक्टामेज एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रति प्रतिरोधी बना देता है। इसमें कार्बापेनिम्स भी शामिल हैं जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी संक्रमणों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण है। ND1M को कोड करने वाला जिट कार्बापेनेमस नामक बीटा लैक्टामेज एंजाइम के उत्पादन के लिए जिम्मेदार जीनों के लिए एक व्यापक परिवार से संबंधित है। इन एंजाइमों का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया को मीडिया में अक्सर सुपरबग कहा जाता है क्योंकि इनके उपचार में चुनौतियां सामने आती हैं, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? ए. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, बी. भारतीय वन सर्वेक्षण, सी. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।